हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को डिस्कस करें। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 41 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है 42 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 42 नंबर, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है, तो 6.8%। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का 6.8% अनुमानित था। बजट 2022-23 के अनुसार अगर बात करें तो 2021-22 के संशोधित अनुमान में यह 6.9% अनुमानित है, जबकि 2022-23 के लिए यह 6.4% अनुमानित है। 43 है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया, तो ऑप्शन बी 2011-12। याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया। घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य था राजस्व खाते के संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना। इससे वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 यानी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा में से पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान को घटा दिया जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होगा। 44 है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का जो संबंध है किस कर से है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का जो संबंध है वो किस कर से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पाद कर से। याद रखिएगा, उत्पाद कर। उत्पाद शुल्क के इतिहास में 1986 के एक ऐतिहासिक वर्ष रहा जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में या राजकोषीय नीति जो 1985 के क्रियान्वयन में वीपीसी के द्वारा, ये वीपीसी कौन थे, ये वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा 1 मार्च 1986 से मोडवेट लागू किया गया। मोडवेट भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही है। 45 है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1994-95। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलाया समिति की असंतुति पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में वित्त अधिनियम 1994 के द्वारा लागू किया गया। तो किस समिति के संतुति पर, चलाया समिति के। यह संघ सूची का विषय है, ठीक है। 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 268 संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में यह जीएसटी में शामिल हो गया है। 46 को जो है आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका जो वर्ष से जो संबंध है, एक तरफ स्तंभ क और दूसरे तरफ स्तंभ ख दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि नीति का जो संबंध है वर्ष 2000 से है। समुद्री मत्स्य नीति का जो संबंध है वो 2004 से है। और नवीन विदेशी व्यापार नीति का जो संबंध है 2014 से है। और 7वां वित्तीय आयोग का जो संबंध है 1978 से है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, समुद्री मत्स्य नीति का जो संबंध है 2004 से है। नवीन विदेशी व्यापार नीति का जो संबंध है 2014 से है। और 7वां वित्तीय आयोग का जो संबंध है 1978 से है। 47 है। 47 में भी आपको जो है मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्तंभ क और स्तंभ ख के साथ मिलान कीजिए। ओपन जनरल लाइसेंस का जो संबंध है किससे है, तो ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध विदेशी व्यापार से है। किससे, विदेशी व्यापार से। ट्राइसेम का जो संबंध है किससे है, ट्राइसेम रोजगार
थोक मूल्य सूचकांक का जो संबंध है मुद्रास्फीति और नकदी रिजर्व अनुपात का जो संबंध है वह है ऋण नियंत्रण से। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पे दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। ओपन जनरल लाइसेंस का जो संबंध है विदेशी व्यापार से, ट्राइसेम का जो संबंध है रोजगार से, थोक मूल्य सूचकांक का जो संबंध है मुद्रास्फीति से, और नकदी रिजर्व अनुपात ये ऋण नियंत्रण रखता है। 48 है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कब? भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को। देखिए, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की भारत में शुरुआत 1955 में हुई थी। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की जो शुरुआत हुई थी भारत में 1955 में, यह रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्गमित होती है। सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह निर्गमित की जाती है। इनका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता है, क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है और अनुषंगी रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती है। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन 31 मार्च 1997 से बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 49। भारत में मध्य अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में मध्य अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। क्या थे? पूंजी, मतलब कि पूंजी ज्यादा थे, पूंजी उसमें सघन थे, तो ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाए जिसमें पूंजी की तरलता सबसे ज्यादा हो। वित्तीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, ये 1956 से 61 के बीच पीसी महालनोबिस के द्वारा विकसित था। ये 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, ये इसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में सम्मिलित जो क्षेत्र थे, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र, घरेलू उद्योग क्षेत्र, और इस योजना में आधारभूत और भारी उद्योग पर विशेष बल के साथ देश की तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया था। 50 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? बताइए, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार अगर बात करें तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा के स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मांगे या मदों की मांग जो है की गई है। 102 मांगे की गई हैं, याद रखिएगा, 2022-23 में। 51 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर, किसके प्रस्ताव पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय थी। संविधानेतर परामर्शदात्री यानी परामर्श देने वाला, सलाह देने वाला एक ये निकाय था, संगठन था, और भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। तो इस मतलब कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर उसी तारीख यानी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती राजीव कुमार का स्थान लिया है। इससे पहले राजीव कुमार थे, अब जो है सुमन बेरी हैं। नीति का पूरा अर्थ होता है या नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। 52 है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन, बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे।
क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्ट का जो अनुमोदन है, तो योजना आयोग की रिपोर्टों का अनुमोदन और क्रियान्वयन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था, याद रखिएगा। जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास जो है स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिल है, अतः राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के बीच संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो व्याख्या करना संभव नहीं है। 53 है भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है। नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नीति का पूरा स्वरूप आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, नीति का जो पूरा स्वरूप है वह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 54 है भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिसो कौन होते हैं? भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 55 है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2015। देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग जो है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नीति आयोग से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कब आया था, कब इसका मतलब कि जो योजना आयोग है कब नीति आयोग में ट्रांसफर हुआ, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, इसके अभी अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो ये सभी पहलू जो है आपको ध्यान में रखना है। 56 से समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? बताइए, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1992 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो मेन या मुख्य जो मुद्दा था, ग्रामीण स्वास्थ्य यानी हेल्थ की देखभाल या हेल्थ की पूरा संपूर्ण रूप से या स्वच्छता को संपूर्ण रूप से लागू करना, ग्रामीण शिक्षा में वृद्धि करना, ये सभी, ठीक है, ये सभी, और संचार की प्रणाली में सुधार करना, कृषि कार्यक्रम को आयोजित करना, कृषि कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता लाना, ये सभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य थे। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 248 ब्लॉकों में इसे लागू किया गया था, जिसे 1964 तक चरणबद्ध रूप में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। 57 है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। छठी योजना का काल 1980 से 85 तक रहा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। कब? तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। याद रखिएगा, अप्रैल 1999 से इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। 58 है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो अंत्योदय कार्यक्रम 1977 में राजस्थान राज्य से प्रारंभ किया गया था। कहां से? राजस्थान से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? राष्ट्रीय नियोजन में
रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? किसके द्वारा? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है जनता सरकार के द्वारा, यानी सी ऑप्शन। देखिए, गुनार मिर्डल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक्स इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। इसे जनता पार्टी सरकार के द्वारा लागू किया गया था। कब? 1978-80 के दौरान। 60 नंबर है, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इसका सही जवाब क्या है, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, बताइए। पहला है ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है, इसमें इसके बारे में अगर बात करें स्टेटमेंट 1 के बारे में, तो इसमें कह रहा है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। क्या यह सही है? बिल्कुल। दूसरा, यह योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है और 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। क्या यह सभी कथन मतलब कि उपयुक्त में से कौन कौन से सही हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चल योजना या रोलिंग प्लान एक दीर्घकालीन योजना होती है। इसमें 3 योजनाएं अल्पकालीन यानी 1 वर्ष के लिए, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन। मध्यकालीन यानी 3 से 5 वर्ष और दीर्घकालीन यानी 10 से 20 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। रोलिंग प्लान के तहत योजना में आवश्यक संशोधन किया जाता है और इस प्रकार यह एक लचीली योजना है जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करते हुए आगे बढ़ती है। 61 है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारत में योजना अवकाश की जो अवधि थी वो बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश की अवधि थी, 3 इयर्स। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई थी? 31 मार्च 1966 को हुई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि के यानी 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक यानी 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। 1966 से 69 के बीच ही भारतीय आयोजना के इतिहास में क्या हुआ? योजना अवकाश कहा जाता है इसको, तो आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 62 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, यानी बी ऑप्शन। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। व्यापक उद्देश्य, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो व्यापक उद्देश्य था वो था समावेशी संवृद्धि की प्राप्ति। 19 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की 54वीं बैठक में यानी 54वीं बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 9 दिसंबर 2006 को एनडीसी की बैठक में इसके दृष्टिकोण पत्र की जो है क्या किया गया? स्वीकृति जो है प्राप्त हुई, इससे स्वीकृति दी गई। 63 है, स्तंभ 1 स्तंभ 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। तो स्तंभ 1 जो है इसमें आप देखिए और बताइए कि स्तंभ 2 के साथ इसका जो मिलान होगा कैसे होगा, इसका संबंध किससे है? स्तंभ 1 का संबंध स्तंभ 2 के साथ कैसे है आपको बताना है। तो चलिए मिलान करते हैं। 1955, देखिए 1955 का जो संबंध है वो किससे है? तो भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम से, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 1964 का जो संबंध है 1964 का वो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से। 1982 का जो संबंध है वह आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक से और 1987 का जो संबंध है वो किससे है? इसका संबंध है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया गया है। भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है।
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार के द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा जो है 1 जुलाई 1964 के रूप में जो है या 1964 से यह अस्तित्व में आई और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना यानी आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योगों को जो है मध्यम और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। 64 है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? वह कौन सा भारत का व्यापारिक बैंक है जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। कौन? भारतीय स्टेट बैंक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इसके बारे में बात करें तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के आधार पर विश्व के 100 बैंकों में भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 55वें स्थान पर था। जो इस सूची में भारत का ये अकेला बैंक है। अप्रैल 2021 तथा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की रैंकिंग जो है 2021 में 57 थी और 2022 में इसकी रैंकिंग 53 थी। 65 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 4.0%। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तय किया गया था। अन्य बातों के अतिरिक्त अगर बात करें तो 12वीं योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए औसत वार्षिक औसत दर 4% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। 66 है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए और उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा या कौन से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा संकलित किया जाता है या किए जाते हैं, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी 4 जो 4 स्टेटमेंट है, केवल जो सी ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल सही है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए अगर बात करें तो याद रखिएगा ग्रामीण श्रमिकों के लिए क्या, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है, याद रखिएगा। जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा संकलित किया जाता है। 67 है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में कौन कौन से शामिल हैं? भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में जो शामिल है वह है आपका CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का अविनियमन, यानी ये तीनों उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में तीनों कार्य शामिल है। समग्र आर्थिक सुधार में अनेक क्षेत्रों को जो है समाहित किया गया है। ये क्षेत्र है औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रथा को हटाना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध को हटाना, आयात शुल्क में कमी लाना, मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, बाजार की शक्तियों के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण करना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना, पूंजी बाजार का उदारीकरण करना, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का निवेश करना, निजीकरण करना, उत्पाद शुल्क में कमी, आय और निगम कर में कटौती, सेवा कर शुरू करना, शहरी सुधार, गैर विकास मूलक व्यय में कमी करना, सरकारी स्टाम्प जो कम है इसको कम करना, स्टाफ को सरकारी स्टाफ को कम करना, पेंशन संबंधी सुधार, मूल्य संवर्धित कर शुरू करना और रियायतों में कमी करना, FRBM एक्ट 2003 का परिपालन आदि ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। 68 है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? 15वें वित्त आयोग का जो सदस्य नहीं है वो कौन है? तो सुदीप्तो मुंडले, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। 27 नवंबर 2017 को
एनके की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे। अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अनूप सिंह और प्रोफेसर रमेश चंद्र। देखिए, आयोग गठन के प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन बाद में शक्तिकांत दास की जगह अजय नारायण झा को सदस्य बनाया गया, जो 1 मार्च 2019 से प्रभावी हुआ। इसके बाद 69 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, तो इसके साख में वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है, तथा ये कैसे होती है, तो विलोमशः भी, ठीक है, वृद्धि भी होती है तथा विलोमशः भी होती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, आप बताइए। भारतीय जीवन बीमा की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो 1956 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19 जून 1956 को भारतीय संसद के द्वारा पारित भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को एलआईसी एक्ट 1956 के द्वारा की गई थी। 71 है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट मनी कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। निवेशकों के द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति के लिए इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। 72 है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा जो कमेटी है ये किससे संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी 1994, याद रखिएगा इनका जो संबंध है 7 जनवरी 1994 को। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश के अनुसार अगर बात करें तो इरडा IRDA अधिनियम 1999 पारित किया गया। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अप्रैल 2000 में इरडा एक सांविधिक निकाय के रूप में सामने आया। देखिए, इरडा जो है, इरडा का लक्ष्य बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना है, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनिमय करना है, संवर्धन और संबंधित तथा आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। 73 इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो चलिए मिलान करते हैं। सरकारिया जो आयोग है इसका जो संबंध है सरकारिया आयोग का किससे है। सरकारिया आयोग का जो संबंध है वह है केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। और जो सी रंगराजन समिति है इसको याद रखिएगा, सी रंगराजन समिति का जो संबंध है वो किससे है, तो गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है पारेख समिति का जो संबंध है वो किससे है। पारेख समिति का संबंध है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और जो नरसिंहम समिति है इसका जो संबंध है वो है बैंकिंग सुधार या बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में जो दिया गया है। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सरकारी आयोग का संबंध यानी केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य के संबंध को बेहतर करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। गरीबी माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए श्री रंगराजन समिति की अध्यक्षता में एक समिति की गठन हुई थी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के संदर्भ में पारेख समिति गठित हुई थी और बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए नरसिंहम समिति का गठन किया गया था। 74 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला जो कथन है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, यानी सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों गलत है। आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है।
व्यवहारिक अर्थों में अगर बात करें तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है। 75 है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर जिनका हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट और सिक्कों के अलावा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। 1 रुपए के नोट का निर्गमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 76 है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, बताइए। सही कालानुक्रमिक जो क्रम है वो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, सबसे पहले ट्राइसेम, इसके बाद आता है RLEGP, इसके बाद आता है आपका JRY और इसके बाद आता है EAS, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ट्राइसेम का मतलब है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह योजना 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 1979 में जो है प्रारंभ की गई थी। इसके बाद RLEGP जो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जो है गारंटी प्रोग्राम है और यह योजना 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय के द्वारा जवाहर रोजगार योजना को अप्रैल 1989 में शुरू किया गया था। रोजगार आश्वासन योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। 77 है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम का जो उद्देश्य है वो है आपका, बताइए, किसानों की डीजल और केरोसिन, याद रखिएगा, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो पीएम जो कुसुम है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता को जो है समाप्त करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगर बात करें तो 78, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? भारत निर्माण का इनमें से कौन सा अंश नहीं है, कौन सा भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाए कृषि आधारित उद्योग। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था। कब? 2005 को, जिसका मूल उद्देश्य था ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना। इस कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और आवासों का निर्माण शामिल था। इसके ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रम में शामिल कार्यों की प्रमुख मदें हैं: सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, जल निकायों यानी वाटर बॉडीज की मरम्मत करना, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना आदि। सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास इसमें शामिल नहीं है। 79 है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? जो भारतमाला परियोजना है, इस परियोजना से भारत का वह कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो है जो संबंधित है, वह है आपका सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सी ऑप्शन, रोड कंस्ट्रक्शन। भारतमाला परियोजना भारत के सड़क आधारभूत संरचना से संबंधित है। यह लगभग 34,800 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण या उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग छत्रक कार्यक्रम है। केंद्र सरकार की आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान की थी। इसका अनुमानित अवधि है 5 वर्ष, यानी 2017-18 से 2021-22 तक। 80 नंबर है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया। बीपीएल का निम्नलिखित जो प्रतिशत प्राकलित किया है वह कौन सा प्रतिशत है? योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित जो प्रतिशत प्राकलित किया है वह है आपका 55%, ऑप्शन ए। योजना आयोग ने
लकड़वाला फॉर्मूला पर 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 54.96 प्राकलित किया था। 2004-05 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत 41.4% है। वहीं सुरेश तेंदुलकर फॉर्मूला पर 2004-05 में 54.4% गरीबी रेखा तथा 2011-12 में 33.7% है। प्रश्न संख्या 81 है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर 50% से भी अधिक गरीब लोग निवास करते हैं? वो है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, याद रखिएगा। 50%, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 50% से भी अधिक निर्धन लोग देश के इन 4 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निवास करते हैं। 82 है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपए प्रतिदिन, और बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपए प्रतिदिन। यानी दूसरा तीसरा बिल्कुल जो है सही विकल्प है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। योजना आयोग ने एनएसएसओ के परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार या आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए तेंदुलकर समिति के सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2011-12 के संबंध में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं का अद्यतन बनाया। 22 जुलाई 2013 को 2011-12 के संबंध में गरीबी अनुमान जारी किए थे। उनके अनुसार 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी 26.32 रुपए प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी कितना, 32 रुपए 25 पैसा प्रतिदिन उपभोक्ता व्यय के रूप में अनुमानित है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 83 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।